अच्छा जी जनाब, अब हमारा कैरेक्टर है लोफकिन। लोफकिन हमारा हीरो है, और वो हीरो है जो कि गरीब क्लास से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसने अपनी गरीब क्लास से ताल्लुक रखने के बावजूद अपने आप को इस काबिल बनाया कि इतनी बड़ी चेरी ऑर्चर्ड को खरीद सके। अब ये वो बंदा है जिसने गुर्बत देख ली थी ऑलरेडी। वो जानता था कि हम लोग गरीब है और हम इस चेरी ऑर्चर्ड के तो नजदीक भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये लोग तो इन्हें बचपन में घुसने भी नहीं देते थे। मगर ये अच्छा करेक्टर इस वजह से है कि इसने मदद की है। किसकी? लेडी रेनविस्की की इसने बहुत मदद करने की कोशिश की थी, मगर वो मानी नहीं इसकी तजवीजों को। उसने इसकी तजवीजों को ठुकरा दिया। ये ड्रामा है ना, ये चेरी ऑर्चर्ड बड़ा ही अहम है, अपने पोर्ट्रियल, अपने नक्शे की वजह से, अपनी तस्वीर कशी की वजह से, और बहुत से इंटरेस्टिंग इसमें करेक्टर्स भी हमें नजर आ जाते हैं। उन्हीं दिलचस्प किरदारों में से एक किरदार है लोफाकिन, और ये हमारा लीडिंग करेक्टर है, ड्रामा के अंदर हीरो का किरदार अदा कर रहा है। जब वो स्टार्टेड करता है अपना कैरियर तो वो एक गरीब लड़का था, अंडरलाइन करें पुअर बॉय था। इसके बाप और दादा जो थे ना वो सर्व्स थे, सर्व्स को अंडरलाइन करें, ये वो होती हैं जो नस्ली गुलाम होते हैं, जो चेरी ऑर्चर्ड में काम करते थे। उसका दादा, उसका दादा, उसका दादा, उसका दादा, यानी नस्लों से ये वहां गुलाम थे। सिंध में ऐसे गुलाम मेरा ख्याल है, बलूचिस्तान में ऐसे हैं जो नस्लों से गुलाम होते हैं। अगरचा ये पैदा तो हुआ है एक फैमिली में जो कि गुलामों की थी, सर्व्स की थी, मगर इसने जरूर इंतजाम कर लिया था कि वो लिबरेशन लेगा, आजादी लेगा इन गुलामों की जिंदगी से। और उस वक्त ना आके हुकूमत ने भी इनको आजाद कर दिया था। और जब हुकूमत ने इनको आजाद कर दिया तो इट्स फुल एडवांटेज, इसने मुकम्मल फायदा उठाया इस आजादी का। क्योंकि देखें, जब आप वहां पर गुलाम है तो आप अपनी मर्जी से कमा नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते हैं। मगर जब आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं ना, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आप ओवर टाइम भी लगा सकते हैं, फिर आप अपने 1 से 2 नौकरियां भी कर सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह एडवांटेज बनता है आपका। अब इस तरह से एडवांटेजेस लेके ये बिकम वेल्दी हो गया और एक बिजनेसमैन बन गया। और ये एक सिंबल है हमारे पास न्यू क्लास का, मर्चेंट क्लास का, जो कि ताजिर क्लास बन गई थी। 5 रुपए की चीज मैंने यहाँ से खरीदी है, एक मोहल्ला छोड़ के 4 मोहल्ले आगे जाके वही चीज 50 रुपए की बेच दी। तो मर्चेंट का ये होता है ना, ताजिर यही करते हैं ना, चीजें लाते हैं फिर उसको अच्छी कीमत पे बेचते हैं, तो इस तरह से पैसा कमाते हैं। लोफाकिन हम देखते हैं तो वो कौन है जनाब? एंटीथेसिस है, वो बिल्कुल उलट है हमारी लाइब ऑफ एंड्रवेनिया, ये है इसका तीसरा नाम। एंड्रवेनिया, उधर रेनवेस्की आया ना, लाइब ऑफ रेनवेस्की, यहाँ आया लाइब ऑफ एंड्रवेनिया। इस औरत का ये ऑपोजिट शक्ल है। अगर वो शाहर्च है तो ये कंजूस है, ठीक है, जिसे हम अगर कहें कंजूस, लेकिन ये किफायत शुआर है, कंजूस नहीं है। इसकी जो सलाहियतें हैं, जो इसकी वैल्यूज हैं, इसकी जो इकतदारें हैं, इसकी जो कदरें हैं, वो ऑपोजिट हैं उसकी कदरों से। अगर लाइफ ऑफ जो हम देखते हैं वो बड़ी रोमांटिक है, बड़ी जेंडरस है, बड़ी रोमांटिक और जनाब शादिल है, तो ये कौन है? ये प्रोजिक है। ये बड़ा नस्ली टाइप बंदा है, सीधी बात करने वाला बंदा है, और मर्सेनरी है, और वोलनेरेबल है। अब अगर हम इस बंदे को देखते हैं तो हम देखेंगे जनाब ये शख्स आपको जो बातें कर रहा है उसमें आपको बेलौस शाइस्तगी कोई नहीं दिखा रही। साफ को बंदा है, क्लियर एंड कट बात करेगा, ये आपको किसी किस्म के धोखे में नहीं रखेगा कि भाई मैं ऊपर ऊपर से आपको तारीफें कर दूं और अंदर में आपको जनाब प्रोजिक होता है ना जनाब, छोटी सी जुमले में आपकी मुकम्मल बात कर देता है। लोफाकिन को देखते हैं तो ये इसका सर्टेन ऑटोबायोग्राफिकल फीचर है। किसका? शेखफ का। ये जो हमारा राइटर था ना शेखफ, उसके बाप दादा भी गुलामों से ताल्लुक रखते थे, वो भी गुलामों के खानदान से था। तो ये अगर हम देखते हैं ना तो ये माउथ पीस है हमारे शेखफ का, हमारे राइटर का, क्योंकि वो भी बेटा था एक पेटी शॉपकीपर का, एक मामूली से शॉपकीपर का, और उसका जो दादा था वो गुलाम था। क्योंकि उस वक्त आजादी हुकूमत ने इन लोगों को देनी शुरू कर दी थी, तो आजादी की लहर जाग चुकी थी। हुकूमत ने कह दिया था गुलामों को आजाद करवा दो, भेजो दुनिया में काम करने के लिए, भेजो फैक्ट्री में काम करने के लिए, अब लोगों के नस्ल दर नस्ल गुलाम नहीं रहेंगे। शेखफ बिल्कुल लोफाकिन की तरह ही था, और इसने अनअप्रोप्रिएटियस और चाइल्डहुड देखा। अनप्रोप्रिएटियस चाइल्डहुड देखा इसने, वो चाइल्डहुड देखा जिसके अंदर किसी किस्म की शाइस्तगी नहीं थी। इसके जो चाइल्डहुड था वो बेमजा था, वो जिसे कहते हैं ना कि बेमुनाफा था, मुंतशिर था। इसका चाइल्डहुड वैसा नहीं था जो अमीर बच्चों का होता है।
क्योंकि गुलामी में जिंदगी गुजारी। अब्बा जान छोटे से दुकान के मालिक थे, फिर दुकान के मालिक में भी बाप के ऊपर कर्ज चढ़ गया तो वो ये कर्ज उतार नहीं पाया, तो ये वो इलाका छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपना एक रास्ता अपनाया, इसने अपने मकासद अपनाए जो दुनिया में रहने के लिए थे। शेखुफ बजाते खुद जो है वो एक बहुत ज़हीन तालिब इल्म था, और उसका जनाब जो लोकल हाई स्कूल था वहां पर तालीम हासिल कर रहा था। फ्रॉम देयर ही वहां से उसने स्कॉलरशिप ले ली, उसे वजीफा मिलने लग गया और उसने मेडिकल की स्टडी की। अच्छा, मेडिकल की स्टडी ही इसने की, और मेडिकल की स्टडी ही हमारे जॉन कीट्स ने की। जॉन कीट्स ने भी मेडिकल की स्टडी करने के बाद मेडिकल को छोड़ दिया, हेपोथेरेपी को छोड़ दिया, और इसने भी मेडिकल की स्टडी करने के बाद मेडिकल को जारी रखा। लेकिन ये कहा कि वो मेरी लॉफुल वाइफ है और ये मेरी जो है ना वो कि कुछ मिस्ट्रेस करके इसको कहता है, लिटरेचर मेरी मिस्ट्रेस है। इसकी कोटेशन अगर आगे आती है तो आपको दिखाती हूँ। चूंकि एक वजीफे पर मेडिकल का स्टूडेंट बन चुका था और फिर वो मॉस्को चला गया था। वहां पर उसने मुकम्मल किया अपना मेडिकल का तालीम को मुकम्मल किया और एक डॉक्टर बन गया। और उसने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था, बड़ी जद्दोजहद की थी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हार्डशिप्स उसने देखी थी। आल्दो लाइबॉफ्स का ब्रदर गेव अगर हम देखते हैं, उसके हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो वो कहता है, इसको कहता है कि एक पेजेंट हो तुम, एक किसान हो, और स्कॉन्ड्रियल ग्रोबिंग विद बोथ हैंड्स। और असल में ये जब भी इसके पास कोई गरीब बंदा आके खड़ा होता है ना, तो ये उनको ऐसी ताने देता है कि तुम लोग कौन हो जनाब, बदबूदार कीड़े, ये मुझे बदबू कहाँ से आ रही है, ये मुझे बदबू कहाँ से आ रही है। जब भी ये लोग आते हैं ना, तो ये इनको ऐसे कहता है कि तुम बदमाश हो, स्कैंड्रल हो, ग्रैबिंग हो, तुम छीनते हो, चीजें हासिल करते हो, और तुम्हारे हाथों में से मुझे स्मेल आती है। यानी लफेकिन का भाई लाइबॉफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसको इन अलकापात से नवाजता है। वो महसूस करता है कि जनाब एफिनिटी है विद हर, कि हालांकि ये जो लोफाकिन होता है वो एक ताल्लुक महसूस करता है लाइबोफ के साथ, लेकिन गेव का पता होता है कि गेव मुझसे नफरत करता है, मेरे आते उसे बू आना शुरू हो जाती है कि मेरे हाथों और पसीने की बू आ रही है, तो वो भी गेव से बात नहीं करता। वो बड़ी रिस्पेक्ट करता है लाइबोफ की, क्योंकि लाइबोफ ने बचपन में उसकी नाक का खून साफ किया होता है। वो अभी भी उसे याद है कि हाउ काइंड, कितनी रहम दिल थी वो उसके साथ, जब वो एक छोटा 15 साल का लड़का था और हु हैड बी हिटेड, और उसको हिट किया था उसके शराबी बाप ने, और उसकी नोज से खून निकल आया था। तो किस तरह से ये उसको लेकर गई थी और इसने उसकी नाक से खून साफ किया था, और इसने से कहा डोंट क्राई लिटिल पेजेंट, अरे छोटे किसान रोने की जरूरत नहीं है, विल बी ऑल राइट फॉर योर वेडिंग डे, शादी के दिन तक तुम्हारा जो सारा नाक नूक ठीक हो जाएगा। यानी छेड़ती है उसको। यही वो बात होती है, डेट्स वाई एक ही ये बात थी जिसने अभी तक रखा हुआ था, रिमाइंडिंग हर, इस शख्स ने अभी तक इस औरत को याद रखा हुआ था कि चेरी ऑर्चर्ड के अंदर सून बी ऑकशन, यहाँ पर जल्दी ऑकशन हो रही है, नीलामी हो रही है, तो इसको जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि वो इससे बचा सके। वो उसे देता है अपने तमाम मंसूबे कि डिवाइड कर दो स्टेट को, छोटे छोटे प्लॉट बना दो, समर कॉटेजेस बना दो, जैसे छोटे छोटे होटल होते हैं, फिर उन्हें लीज पे दे दो, किराए पर दे दो, हॉलीडे आएंगे लोग, क्राउड आएगा तो वो यहाँ आके रहेंगे। क्योंकि जैसे देखे हम मक्का मदीना जाते हैं ना, तो हम उम्रे वाले लोग होते हैं, हम लोगों को थोड़े दिनों के लिए रहना होता है, तो वहां पर जो नजदीकी घर थे उन्होंने सारे घर बेच दिए और वहां पर उन्होंने होटल्स बना लिए कि इन लोगों को दूर दराज के इलाके दो, जो लोग वहां पर रिहाइश तो कोई नहीं है। आप खाना काबा जाती हैं तो आप देखेंगे वहां पर मीलों तक आपको लोगों की रिहाइश नजर नहीं आती, बिजनेस है ना, लोगों को पता, लोग यहाँ नहीं खाना काबा में है तो यहाँ पर होटल बनाओ। यही कहता है कि समर कैंप है, तुम्हारा घर प्लाट इसके दरिया के पास है, रेलवे के पास है, तो रेलवे से थके हारे लोग आके उतरेंगे तो वो जरूर उन्हें जरूरत होगी किसी ना किसी कॉटेज की जहां वो आके रात गुजार सके। लेकिन लाइबोव और उसका भाई गेब वो कहते हैं ये बड़ा वल्गर, बेहुदा, और तुमने किस किस्म का आइडिया हमें दिया है। अगरचा कोई हल तो नहीं होता उनके पास कि वो गेटिंग आउट हो सके, बाहर आ सके अपने इन पैराडाइमेंटी में से, अपनी इन परेशानियों में से, अपनी इस मुसीबतों में से, पैराडाइमेंट जो मुसीबतें आने वाली है इनसे बाहर आ सके। ताहम लोफाकिन क्या करता है, वो उन्हें बार बार याद दहानी करवाता है और उन्हें कहता है कि आने वाला खतरा
आने वाली इम्पेंडिंग डूम, आने वाली मुसीबत से बच जाओ। थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में वो यही कमेंट करता है, यू मस्ट फॉरगिव मी, तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए, बट आई हैव नेवर मीट पीपल्स, मगर मैं ऐसे लोगों से आज तक नहीं मिला, रेटल्ड ब्रेन, जिनके दिमागों में गड़बड़ हो, यानी जिनके दिमागों में जंग लग गया हो, एंड यू टू, और तुम दोनों बहन भाई, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, सो अनबिजनेस्ड लाइक, तुम लोगों को कारोबारी दिमाग ही नहीं है, इतने अजीबो गरीब किस्म के लोग हो तुम। यू आर टोल्ड इन प्लेन लैंग्वेज, सादी जुबान में तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हारी स्टेट इज गोइंग टू बी सोल्ड, होने लगी है, बिकने लगी है, एंड इट इज जस्ट एज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे है कि तुम्हारे दिमागों में कोई बात नहीं बैठ रही, और तुम्हारे बच्चे कहते हैं ना जू नहीं रेंग रही, वो कहाँ जू रेंगती है, तुम्हारे सर पे कोई जू नहीं रेंग रही, मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये गुस्से में आके उन्हें कह रहा है, उससे पहले ये प्यार में भी बहुत कहता है। अगरचे हम देखते हैं कि लोफाकिन कामयाब हो गया, सक्सेस हासिल कर लिया उसने अपने कारोबार में, और वो चाहता है कि वो अब कल्चर्ड हो जाए, लेकिन इसे इतना जरूर पता है कि मैं महजब कोई नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अमीरों के बैठने के स्टाइल को मैं नहीं जानता। जब वारिया इस पर इंटरेस्ट लेती है, वो कहती है कि शायद ये मेरा हाथ मांग ले, ये इस शर्म से नहीं मांगता कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, और वो इस शर्म से नहीं कहती कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे कह दूं उससे कि वो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एक्ट 2 में हम देखते हैं वो मेंशन करता है एक प्ले जो कि उसका उसने देख रखा होता है, और वो उसका कोट करता है, हैमलेट से वो लाइनें कोट करता है, और उसको वारिया को एक ना लाइन बोलता है जो उसने वहां से ली होती है, हैमलेट ड्रामा से, हालांकि उसको वो लाइन ठीक बोलनी नहीं आती है। उसी वक्त पे हम देखते हैं कि वो बड़ा अवेयर भी है अपनी लेक ऑफ एजुकेशन पे, ये इसकी कमी होती है ना कि तालीम तो बचपन में हासिल नहीं की, और टेरिबल जो उसकी हैंड राइटिंग है, वो कहता है मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं, ये बंदा पढ़ा लिखा है, ट्रॉफी में वो बड़ा एजुकेटेड बंदा है, पढ़ा लिखा है, और थोड़ा सा अच्छे खानदान का है, ये जानता है अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, और उन पर उनका इसे एहसास है। ट्रॉफीमो तबसरा करता है, ट्रॉफीमो इसे कहता है ही हैज फिंगर्स लाइक एन आर्टिस्ट, कि तुम्हारे पास तो ऐसी फिंगर्स हैं जो किसी फनकार के पास होती हैं, एंड ही हैज अ सैबडल एंड जेंटल सोल, और